तो एक और जहां पूर्वांचलियों के नाम काटने का आरोप है, तो दूसरी ओर बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को शरण देकर उनके वोट जुड़वाने के आरोप भी हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या ये एक बड़ा मुद्दा है? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। उनका परिचय मैं आपको करा देता हूं। के शर्मा जी हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। संजीव झा जी हैं, जो कि विधायक हैं आम आदमी पार्टी के। अमिताभ तिवारी जी भी हमारे साथ हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। के शर्मा जी, शुरुआत आपसे। बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या का मुद्दा अभी हाल ही में झारखंड में भी बीजेपी ने उठाया था। क्या एक बार फिर से चुनाव देखते हुए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है? और अगर बीजेपी इस मुद्दे को उठाती तो क्या कहीं सुई केंद्र सरकार की ओर नहीं मुड़ जाती, क्योंकि जिम्मेदारी कानून व्यवस्था की केंद्र सरकार की है? देखिए अखिलेश जी, मैं समझता हूं कि आप बांग्लादेशी घुसपैठियों के संदर्भ में इस देश को बहुत पहले से जानकारी है कि ये घुसपैठ कब से, जब आम आदमी पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था, आम आदमी पार्टी बनी भी नहीं थी। ये 1970 का इशू है घुसपैठ का। और आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप जानते ही हैं कि राजीव गांधी के समय क्या पैक्ट हुआ, फिर उसके बाद क्या क्या स्थिति हुई, फिर आसाम पैक्ट में क्या हुआ है। तो बांग्लादेशी घुसपैठियों का मसला आज का नहीं है, और ये तो जम्मू कश्मीर तक की स्थिति रही है और कई सरकारें इसमें रहीं। डिपेंड ये करता है कि आज जो मोटा विषय है, जो बार बार आम आदमी पार्टी लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है कि पूर्वांचली पूर्वांचली, ये कोई पूर्वांचली का विषय नहीं है। ये विषय सीधा सीधा वो है फर्जी वोट का। अब तमाम मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें 25 गज के मकान में 65 वोटर हैं, तो क्या वो वोट सही हो सकते हैं? कोई 25 गज के जगह पर जो है 65 लोग निवास कर सकते हैं? तो ऐसे जब फैक्ट सामने आएंगे, ऐसी चीजें आएंगी, और मीडिया ने जाकर बाकायदा वहां के मालिक का अलग अलग जगह पर इंटरव्यू लिया है। एक घर में कि तो जो है सैकड़ों से ज्यादा बोर्ड बने हुए, तो उसको तो स्वाभाविक है। ये तो एक जनजागरण राजनीतिक कार्यकर्ताओं का काम है कि इस तरह के फर्जी वोटों को रोकें और उसके लिए फॉर्म भरें, और बाकायदा सरकार का नियम है। ये कोई ऐसा नहीं है, ये असंवैधानिक काम तो है नहीं। आप फार्म 7 भरिए, 7 भरने के चैलेंज कीजिए, चुनाव आयोग का काम है उसकी जांच करना, जांच करके यदि गलत वोटर हैं तो उसको हटाना। ये तो एक प्रक्रिया है। इसमें इतना आम आदमी पार्टी के पेट में दर्द की इस बात का, ठीक है, वो ये सब लेके ये इसके पूर्वांचलियों को ये कर रहे हैं, उनको ये सब, भैया ये झूठ का काम जो है ये केजरीवाल को शोभा देता है, जो पूरी जिंदगी झूठ बोला, हर चीज में झूठ बोलने वाला व्यक्ति। राजनीतिक पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बना लिया। मैं जो है वो नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, शीश महल बना लिया। सुरक्षा नहीं लूंगा, पंजाब की सुरक्षा लेकर घूम रहे हो। तो ऐसा व्यक्ति जो अपना कहा बच्चों की कसम खाता हूं, जो कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, कितनी बार मिला के सरकार बना ली। तो ऐसा झूठा व्यक्ति जो लगातार जिसको केवल झूठ बोल रहा है, वो इस तरह के भ्रम की स्थिति बनाता रहेगा। ठीक है, संजीव जी का जवाब लूंगा मैं। इस पर काफी सारे आरोप बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं। संजीव जी, और अगर फर्जी मतदाताओं को हटाया जा रहा है तो इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? देखिए अखिलेश जी, फर्जी मतदाता पहचानने का और हटाने का एक प्रक्रिया है। आप अगर उस प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर मान लीजिए 11 हजार वोट काटने की सिफारिश कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन अगर उस पर काम करेगी, काटेगी, तो सवाल तो उठेगा ना। ये कह रहे हैं कि हम रोहिंग्या के वोट काट रहे हैं। जितने भी वोट कटे हैं हमने आपको पूरी डिटेल दी, मीडिया को भी दी, और हमने पूरे देश को बताया कि जो पूर्वांचल से आए हुए लोग हैं उनके वोट काटे जा रहे हैं। वो वहां रह रहे हैं, 30 साल से रह रहे हैं, 40 साल से रह रहे हैं। एक एक बूथ पे 500 वोट काटे जा रहे हैं। तो इस तरह से अगर वोट काटेंगे, इलेक्शन कमीशन की अपनी एक प्रक्रिया है, संविधान में अपना एक कानून है, इनके ह्यूमन फैंसी चीजें नहीं चलेंगी ना। तो अगर इस तरह से आप वोट काट रहे हो, इसका मतलब आपकी मानसिकता है कि चुनाव मैनेजमेंट करके जीतो। और कई देश में उदाहरण भी हैं। अब मैं एक आपको उदाहरण देता हूं। फर्रुखाबाद में 2700 वोट से लोकसभा में इनके कैंडिडेट जीते। 22,000 वोट काटे गए जो खास 2 समुदाय के वोटर थे, जो माना जाता था इंडिया अलायंस के वोटर हैं। ये चुनाव मैनेजमेंट करके जीतते हैं, लेकिन जब जब आम आदमी पार्टी के सामने आते हैं ये पकड़े जाते हैं। देखिए किस चंडीगढ़ में पकड़े गए, दिल्ली में भी एक्सपोज हो गए और पकड़े गए। हमने तो मीडिया को भेज कर दिखाया ना कि वो लोग कह रहे हैं कि हाँ मैं 40 साल से यहाँ रह रहा हूं, मेरा ये घर और मेरा वोट काट दिया गया।
तो आपको वोट जो नहीं करेगा उसको रोहिंग्या कह दोगे, उसको घुसपैठिया कह दोगे। पूर्वांचल के लोग घुसपैठिया नहीं है, पूर्वांचल लोग रोहिंग्या नहीं है। पार्लियामेंट में, राज्यसभा में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि घुसपैठिया हो, पूर्वांचली हो, रोहिंग्या हो, अब वोट काटेंगे। तो पूर्वांचल फिर माकूल जवाब देगा आपको। ये जो आपका अहंकार है ना, ये पहली बार नहीं है। इन्हीं के नेता विजय गोयल, इन्होंने कहा, याद की 2013 का स्टेटमेंट कि पूर्वांचलियों को दिल्ली आने से रोकना पड़ेगा। क्यों दर्द है इतना भाई? क्योंकि आपको वोट नहीं करता है, क्योंकि आपको सबक सिखाता है। तो पूर्वांचल के लोग सबक सिखाएंगे, लेकिन इस तरह से गाली देना बिल्कुल ठीक नहीं है। आप चुनाव अपने वादों पे जाओ ना, आप लाओ, आमने सामने लड़ो। ये वोट काट करके लोगों को वोट नाम निकाल करके मैनेजमेंट करके चुनाव जीतने की साजिश कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। तुम ऐसे में मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता पूर्वांचलियों के ठेकेदार हैं इनकी ये हाँ, मैं पूर्वांचल से आता हूं, मुझे दर्द है, आपको नहीं होगा दर्द। हम 20 साल 25 साल 30 साल से दिल्ली को अपने खून पसीने से संवारा है, सींचा है। घुसपैठिया कहोगे तो ठेकेदारी करेंगे हम, और सबक सिखाएंगे हम, और सबक संजीव जी मैं आता हूं आपके पास। केके जी इसका जवाब देना चाहते हैं? जी केके जी। चलो मैं बिल्कुल जवाब देना चाहता हूं। मैं पहले जवाब देना चाहता हूं। पूर्वांचल यदि यही स्थिति थी तो लोकसभा में जो है 7 सीट जीत जाते। क्यों नहीं जीत पाए? इसलिए नहीं जीत पाते हैं क्योंकि पूर्वांचलियों का ये जो ठेकेदारी ये लेके बैठे हैं, ठेकेदारी नहीं है अखिलेश जी, लेकिन इनके झूठ इस स्तर के हैं। अब ये पूछ रहे, अभी कह रहे हैं कि आप अपनी उपलब्धियों पे लड़ लेते, हमारी उपलब्धियों के सामने फैला। मुझे बताइए जन लोकपाल कहाँ है जनाब? कहाँ है? पूरे दिल्ली में वाईफाई बन गई, वो लग गई। मैं जवाब दे दूं क्या? एक कॉलेज आपने बनाया इस दिल्ली के अंदर, यमुना साफ कर दिया आपने। क्या किया है आपने? इन्हीं पूर्वांचलियों की छठ की पूजा होती है ना, बरसात के मौसम में झील बन जाता है पूरा दिल्ली, और गर्मी के मौसम में पानी नहीं मिलता तो टैंकर के लिए मुख्यमंत्री जाके अनशन सत्याग्रह करने लगती है। में जवाब नहीं, मैं आता हूं संजीव जी आपके पास। जी केके जी अपनी बात पूरी कर ले, संजीव जी इसका जवाब देना चाहते हैं। तो मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि बहुत हो गई, चलने दीजिए, आने दीजिए, चुनाव में तय होगा। लेकिन जहां तक वोट काटने का प्रक्रिया है अखिलेश जी, बिल्कुल सिंपल है। वोट बनवाने की भी प्रक्रिया है, वोट काटने की भी है, और वो करने का काम चुनाव आयोग का है। ठीक है, हम जो संजीव जी यही सवाल आपसे, तो क्या चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है उसको पूरा होने का इंतजार नहीं करना चाहिए? 6 जनवरी को फाइनल वोटर लिस्ट का पब्लिकेशन चुनाव आयोग करेगा, उसमें तो तब तक तो पता लग जाएगा ना कि कितने वोट काटेगा नहीं काटेगा। जो आपत्तियां की गई उनका क्या हुआ संजीव जी? अखिलेश जी, किसी ने लिखा है कि जिसके किरदार पे शैतान भी शर्मिंदा हैं, वो भी आए हैं यहाँ नसीहत करने हमको। एक बात बताइए, हम यही तो कह रहे हैं, घोटालेबाज कानून ये है, घोटालेबाज जेल से बाहर आए हो, बात पूरी करके संजीव जी को आप बोल रहे थे कटेगा। दूसरी बात, जी संजीव जी, हमने दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल ने कहा बिजली आधे देंगे, बिजली मुफ्त दिया, पानी मुफ्त दिया, स्कूल हमने बनाए, अस्पताल हमने बनाए। मैं चुनौती देता हूं, एक भी स्टेट बता दे जहां पे बिजली मुफ्त देते हो। शराब भी मुफ्त में दिया, ये क्यों नहीं बोलते हो? एक राज्य बता दे जहां पे ये महिलाओं को एक बोतल पे फ्री दिया, ये भी बोलो। जहां पे ये लगे ना मिर्ची, अब लगे ना मिर्ची, एक बोतल पे फ्री दे रहे थे, ये भी क्यों नहीं बोलते हो? दवाइयां मुफ्त देते हो। दिल्ली को शराबी बनाना चाहते थे आप, कहा दिल्ली से स्कूल ये बनाए, जेल में चले गए इसी के लिए। बिजली देते हो। दिल्ली की जनता ने 3 बार मुंह की आपको 24 घंटे दे रहे हो, और फिर मुंह की दिखाएगी। तो दो। हमने कहा पूछा तो मैंने आपसे, दिल्ली में 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों का इलाज बताएंगे। हमने कहा है कि दिल्ली में 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 2100 रुपए। मैं आप दोनों को रोकूंगा, संजीव जी केके जी आपको रोकूंगा। हमारे साथ अमिताभ तिवारी जी भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मैं आता हूं आप दोनों के पास। आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, लेकिन समझ लेते हैं कि जो तस्वीर है दिल्ली की, उसमें पूर्वांचली वोटरों की कितनी बड़ी भूमिका है। अमिताभ जी, जो आप देख रहे हैं कि झड़प हो रही है बीजेपी आम आदमी पार्टी में, जाहिर सी बात है कि इन वोटों के लिए हो रही है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये वोट, करीब 38 लाख हैं। और आपने जैसा कहा भी कि लगातार जो वोट है वो आम आदमी पार्टी के पास पिछले 2 चुनाव में गए, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गए। तो ऐसे में इनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, और आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्यों इन पर इतना ज़्यादा जोर दे रही है? क्योंकि जो आबादी है, जैसा आपने दिखाया है, 25 से 30% के करीब है, तो सबसे बड़ा किंग मेकर है जो इस चुनाव में वो पूर्वांचली वोटर हो सकता है। लगभग 30 सीटों पर असर है। ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और वेस्ट दिल्ली में भी अच्छी खासी संख्या है पूर्वांचलियों की। 16 सीटों पे तो मेजॉरिटी, यानी
निर्णायक भूमिका में हैं ये लोग। हालांकि क्योंकि इसमें से ज्यादातर लोग स्लम्स वगैरह में रहते हैं, इसकी वजह से क्या, यानी गरीब गुरबा सोशो इकोनॉमिक क्लास से आते हैं, इसकी वजह से हम देखते हैं कि ये वोटर स्विच वोटर है, स्विंग वोटर है। लोकसभा में ब्रांड मोदी को वोट करता है क्योंकि ये लाभार्थी है ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना इत्यादि। लेकिन जब विधानसभा चुनाव होता है तो क्योंकि इनमें से ही ज्यादातर लोग स्कूल्स हॉस्पिटल्स का बेनिफिट ले रहे हैं, फ्री बिजली पानी का बेनिफिट ले रहे हैं, ये लोग आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये लगभग 15% की संख्या में बीजेपी से आम आदमी और आम आदमी पार्टी से बीजेपी की तरफ मूव करते हैं। आपको ध्यान होगा 2008 में बसपा का वोट शेयर यहाँ पे 14% हुआ करता था, जो कि सारा का सारा लगभग अब आम आदमी पार्टी को विधानसभा में शिफ्ट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की कोशिश है कि इस वोटर को, जिसने लोकसभा में बीजेपी को वोट किया है, इसको अपने साथ रखा जाए। 2020 के चुनाव में भी भाजपा जो 8 सीटें जीती है, उसमें से 6 सीटें तो ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से ही जीती थी। यानी हिस्टोरिकली भाजपा का ये स्ट्रांग वोट बैंक रहा है और कहीं ना कहीं किंग मेकर की भूमिका में ना सिर्फ इन 16 या 30 सीटों पर, अन्य सीटों पर भी 2000, 5000, 10,000 की संख्या में है, जो कि एक टाइट इलेक्शन में निर्णायक भूमिका अदा कर सकते हैं। लेकिन साथ में ये जो मुद्दा उठाया जा रहा है बांग्लादेशी घुसपैठियों का, रोहिंग्या का, हमने देखा अमिताभ जी कि झारखंड के चुनाव में भी ये मुद्दा बीजेपी ने प्रमुखता से उठाया था। दिल्ली में भी अब एक्शन ली जा रही है, घुसपैठियों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, डिपोर्ट किया जा रहा है। ये भी क्या आपको लगता है एक मुद्दा बनेगा यहाँ पर? मुझे नहीं लगता है कि इसका कुछ खास असर जो है वो चुनाव पे होने वाला है। देखिए, पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण वहां काम करता है जहां पर मुस्लिम समाज की जो आबादी है वो नेशनल एवरेज से ज़्यादा होती है, यानी यूपी, बिहार, बंगाल, आसाम, केरल इत्यादि। जहां पर मुस्लिम समाज की आबादी 15% या उससे कम है, वहां पर ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स उतना काम नहीं करती। और हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स भी शुरू कर दी है, जहां पर उन्होंने पुजारियों को 18,000 रुपीज़ पर मंथ की घोषणा करी है। तो इन सब अनाउंसमेंट्स की वजह से, और क्योंकि ओवरऑल संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है, जो आबादी है वो लार्जली पॉकेटेड है 10 सीटों में मुस्लिम समाज की, तो इसका कुछ खास बहुत बड़ा असर मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, संजीव जी आपके पास आना चाहूँगा। आपको लगता नहीं कि ये जो घुसपैठ का मसला है ये एक नेशनल सिक्योरिटी का मसला भी है? आप बिल्कुल देखिए, बड़ा आश्चर्य है, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और कहते हैं ये 70 का मसला है। 10 साल आप घास छिल रहे थे क्या? एक बात बताइए, आज जो बंगाल के मुख्यमंत्री ममता जी ने कहा कि बंगाल बॉर्डर पर तुम घुसपैठ करा रहे हो और दिल्ली में तुम मुद्दे उठा रहे हो। आज जो कह रहे हैं पुलिस कार्रवाई कर, 10 साल से क्या कर रहे थे? 10 साल पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करी? कैसे अंदर आया? बंगाल से, आसाम से कैसे चलकर दिल्ली आ गया? इस बीच की सारे प्रदेश सरकारें क्या कर रही हैं? आपके इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? इसका मतलब है कि देश भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सुरक्षित नहीं है। इमीडिएटली प्रधानमंत्री, गृह मंत्री इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर इस तरह से घुसपैठिया आकर के दिल्ली में पहुंच करके अगर कोई गलत गतिविधि कर रहे हैं तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? मुझे यह लगता है कि आज तक भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सत्ता में है ये नहीं मान रही है, विपक्ष की तरह आरोप लगाती रहती है। और कुछ तो ये 70 का मसला है। 10 साल हो गए तुम्हारे भाई, दिल्ली में तो विपक्ष में तुमने क्या किया? दिल्ली में तो विपक्ष में है, इसलिए ऑब्वियसली आपके ऊपर आरोप तो लगाएगी, सवाल तो पूछेगी। दिल्ली में दिल्ली पुलिस इनके पास है सारी। आज क्या हो रहा है? आज उन्होंने क्या कहा? स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है। आज क्यों चुनाव में कार्रवाई क्यों कर रही है? हमारे मुख्यमंत्री तो लिख करके पूछा था दिल्ली पुलिस को कि बताइए कहां केके जी जवाब देना चाहते हैं। केके जी, सारे इंस्टीट्यूट आपके पास है, क्यों नहीं पता कराते आप? देखिए हत्तेपुरी इन्हीं के मंत्री है ना जी। उन्होंने कहा था कि हम घर में केके जी को बोल लेने दीजिए। संजीव जी, प्रधानमंत्री केके जी को बोल लेने दीजिए। इनके अनुसार नहीं सुरक्षित है, लेकिन शराब घोटाले का आरोपी के हाथ में देश सुरक्षित रहेगा। अरे जो 17 महीने जेल काट के आ रहा है शराब घोटाले के आरोप में, एक पर एक फ्री बांट रहा है, जो बांट रहा था उस शराब घोटालेबाज के हाथ में देश जो है सुरक्षित होगा। और सारा मंत्रिमंडल में से 90% मंत्रिमंडल जेल में घूम गया है। मैं आप दोनों को रोकूंगा, केके जी, संजीव जी, मेरे पास समय इतना ही है, माफी चाहता हूं, इससे ज्यादा हम डिबेट नहीं कर सकते हैं।